एक चीज बताओ, अब लास्ट मोमेंट पे बच्चा इतनी सारी एनसीईआरटी कैसे पढ़ेगा? हाँ, लास्ट मोमेंट पर अगर बात करते हैं, लोग लास्ट मोमेंट बच्चे को लगता है कि मैं एनसीईआरटी रीड कर लूंगा तो हो जाएगा ना। अब एक चीज बताओ आप मुझे कि वो एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन उठा के रख दे और वो लाइन मुझे याद नहीं है और उसमें थोड़ा सा बदल दे तो मुझे याद आ जाएगी एग्जाम में। तो बच्चे ने कहा था कि बायो ने सर मुझे बचा लिया, नहीं तो इस बार में फिर रिपीटर होता। तब लगा कि यार कहीं ना कहीं बायो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अभी भी पढ़ते हो आप एनसीईआरटी? यस, अभी भी पढ़ता हूँ एनसीईआरटी। तो बच्चे को कितनी बार पढ़नी चाहिए? अब सोचो, मैं अभी भी पढ़ता हूँ एनसीईआरटी, इतने बार पढ़ने के बाद तो मैं कहूंगा कि बच्चे को एनसीईआरटी की एक लाइन पर मास्टरी करनी बहुत जरूरी है। बच्चे को इसलिए मैं कहता हूँ कि नोट्स के बाद जो स्पेशल लाइंस होती हैं, जो हम अंडरलाइन कराते हैं, ठीक है, उन अंडरलाइन पर ध्यान दे करके जाए। लास्ट टाइम पर एक्सपीरियंस काम आता है कि समय तेरे पास कम है, इस कम टाइम के अंदर तू क्या चीज पढ़ेगा और क्या चीज छोड़नी है, मैंने बताया ना, तो उसमें एक्सपीरियंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है तो उनको पता ही है, हर साल देना ही है। अच्छा, चैप्टर जितना ज्यादा बड़ा है उतना मुश्किल भी है बच्चे के लिए, और उसके साथ साथ क्या है कि उसके क्वेश्चन भी ज्यादा है, जैसे मॉलिक्यूलर के ज्यादा है, बायोटेक के ज्यादा है, बायोमॉलिक्यूल के ज्यादा है। तो अब क्या हो गया है, जो मैं पेपर जो फील कर पा रहा हूँ मोर अप्लाइड की तरफ जा रहा है। यस, आपको पता है कि मुझे क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है और कितने टाइम में क्या चीज कवर करनी है, अपना टेस्ट कैसे करना है, ठीक है, अपनी कमियों पर काम कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, तो एक्चुअल में मुझे समेटना कैसे है। तो मैं सच कह रहा हूं, 2 महीने भी बहुत होते हैं। एग्जाम हॉल के अंदर जब प्रेशर में होते हैं तो आपके कंसेप्ट आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। रटने वाला कंसेप्ट आप वहां पर प्रेशर में भूल ही जाते हैं। चलो एक चीज बताओ सर, आप हाँ, पूछो। मतलब आपने एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी हुई है? देखो सर, एनसीईआरटी याद तो है नहीं, मैं अक्सर कर हर लेक्चर में जब जाता हूँ ना तो एक बार एनसीईआरटी कुछ लाइनें देख करके जाता हूँ, क्योंकि बच्चे को वो लाइनें एकदम क्रिस्टल क्लियर करा पाऊँ। अभी भी पढ़ते हो आप एनसीईआरटी? यस, अभी भी पढ़ता हूँ एनसीईआरटी। तो बच्चे को कितनी बार पढ़नी चाहिए? अब सोचो, मैं अभी भी पढ़ता हूँ एनसीईआरटी, इतने बार पढ़ने के बाद तो मैं कहूंगा कि बच्चे को एनसीईआरटी की एक लाइन पर मास्टरी करनी बहुत जरूरी है। तो एक चीज बताओ, अब लास्ट मोमेंट पे बच्चा इतनी सारी एनसीईआरटी कैसे पढ़ेगा? हाँ, लास्ट मोमेंट पर अगर बात करते हैं, लोग लास्ट मोमेंट बच्चे को लगता है कि मैं एनसीईआरटी रीड कर लूंगा तो हो जाएगा ना। लास्ट मोमेंट पे एनसीईआरटी की जो लाइंस होती है ना, उनके डायग्राम और फ्लो डायग्राम और एनसीईआरटी का जितना डेटा है, सन है, ठीक है, नेम है टिपिकल, उनका एक लिस्ट, बस 2 पे फोकस करना है सर। ये एक्चुअल में बच्चा भूलता है और एनसीईआरटी भुलाती भी है, क्योंकि एनसीईआरटी थ्योरी है, ठीक है, तो बस ये 2 काम करने हैं उसको। अच्छा, अब आप एक चीज बताओ, मान लो अगर आपका नीट का पेपर होता अभी 4 महीने बाद, तो आपको क्या लगता है कि एनसीईआरटी करूं कि नोट्स करूं? देखो, मैं तो कहूंगा नोट्स करूं, क्योंकि सर एनसीईआरटी रीड करने से याद नहीं होगी, जबकि नोट्स के अंदर अगर मैं अपने नोट्स की बात करूं तो सर नोट्स में मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंक्लूड कर दी है, डायग्राम, फ्लो डायग्राम और कंसेप्ट के फॉर्म पर में। मुझे ऐसा डर लगता है अंदर से कि कहीं कुछ ऐसा आ गया जो मुझे ना पड़ा हुआ तो। देखो सर, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, बट हाँ, कभी कभी कुछ एनसीईआरटी की लाइंस होती हैं, जो स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें एनसीईआरटी की लाइन कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं कि वो लाइन भी कट कॉपी पेस्ट करूं, पर बच्चे को इसलिए मैं कहता हूं कि नोट्स के बाद जो स्पेशल लाइंस होती हैं, जो हम अंडरलाइन कराते हैं, ठीक है, उन अंडरलाइन पर ध्यान दे करके जाए वो। अब एक चीज बताओ आप मुझे कि वो एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन उठा के रख दे और वो लाइन मुझे याद नहीं है और उसमें थोड़ा सा बदल दे तो मुझे याद आ जाएगी एग्जाम में। देखो, ये ध्यान रखना, वो जो भी चेंज करेगा ना, वो कंसेप्चुअल चीजें चेंज करेगा, इज एम आर ये चीजें चेंज नहीं करता कभी भी। अच्छा। अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो बड़ी कंसेप्चुअल चीजें हैं, अगर आपने वास्तव में पढ़ी है और कंसेप्चुअल पढ़ी है तो लाइन आप गलत नहीं करके आओगे। अच्छा, चलो एक काम करते हैं, मेरा 4 महीने बचा है, ठीक है, ठीक है, और मैं फील कर रहा हूँ कि मैंने कुछ कुछ चैप्टर के नोट्स रिवाइज कर रखे हैं, ठीक है, कुछ कुछ की एनसीईआरटी पढ़ रखी है, ठीक है, और कुछ कुछ के क्वेश्चन बना रखे हैं, ठीक है, अब मुझे लाने हैं बायो में नंबर, ठीक है। मुझे क्या करना चाहिए? देखो, आपने सब चीजें फैला रखी हैं पहले, तो लास्ट टाइम पर जब समय कम होता है ना तो चीजें समेटने पड़ती हैं सर, ठीक है, तो समेटने के लिए तभी मैं कहता हूं कि लेक्चर देखो मत, उस समय क्या करना होगा, उस समय आपको एक कंसाइज जो आपके नोट्स होते हैं, जो आपने पूरी उल्टा बता रहे हो, सब लोग कह रहे हैं लेक्चर देखो। यही तो, वो लोग एक्चुअल में आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। एग्जैक्ट मैं बताऊं, जो पुरानी स्ट्रेटेजी थी, टॉपर्स लेकर के आते हैं कि अपने जो नोट्स आपने पूरी साल बनाए हैं और जो पूरी साल पढ़े हैं, एक्चुअल में उन नोट्सों की जो लाइन है ना, वो यहां पर सेट होती हैं। जब आप लास्ट टाइम पे कुछ नए नोट्स क्रिएट करते हो तो सर वो मेमोराइज नहीं हो पाते, क्योंकि आप लास्ट टाइम पर चारों सब्जेक्ट के प्रेशर में, हड़बड़ाहट में हो। तो जो एक्चुअल में आपने पूरी साल जिसकी मेमोरी बनाई है, नहीं आंखें बंद करके यार ये लाइन मैंने यहां लगी थी, यहां क्रॉस किया था, ठीक है, तो लास्ट टाइम पर एक्चुअल में उन्हीं नोट्स का यूज करना चाहिए रिवीजन के लिए। अच्छा, अगर मान लीजिए मेरा अभी मैं अभी जनवरी में हूँ, ठीक है, मेरा अभी लगभग 12th पूरा ही बचा हुआ है, ठीक है, और 11th के 1-2 चैप्टर का बैकलॉग है, ठीक है, तो उसमें भी मुझे जो कुछ चैप्टर से बिल्कुल नहीं आते, ठीक है,
ठीक है, तो मेरे को क्या एग्जैक्टली मतलब सोचना चाहिए कि कैसे होगा? देखो, सबसे पहले तो मुझे निकालना चाहिए कि मेरे हाई वेटेज टॉपिक कौन से हैं, ठीक है? जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, सेल साइकिल हो गया। उनके लेक्चर देखने की क्वेश्चन करो नहीं, अब 2 चीज देखना, ठीक है? अगर आपको लगता है ये मेरे बहुत वीक हैं, मैंने पढ़े नहीं है, तो मुझे लेक्चर देखने पड़ेंगे सर, ठीक है? कंसाइज फॉर्म में लेक्चर देखने पड़ेंगे। अगर मुझे लगता है यार मुझे लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले पढ़ चुका हूं, मुझे नोट से काम चल जाएगा, तो बस मुझे नोट्स पलटने हैं उसके। अच्छा, मैं एक बच्चे का क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। ये बच्चा ने मुझे मैसेज किया था और वो मेरे को क्वेश्चन जेन्युइन लगा बहुत ज्यादा। एक बच्चे को कैसे पता चलता है कि उसका ये चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो गया? मतलब जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ और ये चैप्टर मेरा तैयार हो गया, मुझे कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? क्योंकि क्या होता है उस वक्त तो एकदम मस्त समझ में आ रहा होता है, बिल्कुल सही, राइट। क्लास के थोड़ी देर बाद थोड़ा बोलता हूँ ठीक और है। जब मैं एग्जाम में बैठता हूँ या क्वेश्चन करता हूँ ब्लैंक हो जाता है। देखो, उसके सबसे प्यारा तरीका है, ठीक है? वो टाइम के साथ टेस्ट लगाए उसका। अगर टाइम के साथ उसने मतलब डिले नहीं किया, उस लिमिटेड टाइम के अंदर उसने टेस्ट पूरा कर लिया, ठीक है, तो समझ लो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, नहीं तैयारी है उसकी, ठीक है? तो टेस्ट एक्चुअल में एनालिसिस करता है इस चीज की, बताता है कि चैप्टर आपका तैयार है। मतलब हमें चैप्टर वाइज टेस्ट लगाना है। यस, चैप्टर वाइज टेस्ट देने चाहिए, तभी उसको कॉन्फिडेंस आएगा अपने चैप्टर पर। ठीक है, अब चलो मान लो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है? अब ये मुझे कैसे पता है कि कितने टाइम के बाद मुझे वो दोबारा रिवाइज करना है? एक्चुअल में मेमोरी का कंसेप्ट होता है, ठीक है? लगभग अगर कोई चीज पहली बार आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो पहली बार पढ़ने पर क्या होता है, 7 दिन में एक बार रिवीजन मारना पड़ता है उसका। अच्छा, ठीक है? हाँ, पर ध्यान रखना हर रिवीजन टाइम में टाइम रिड्यूस भी होता जाएगा और कुछ चीजें होती हैं ट्रिकली, ठीक है? कुछ बच्चे क्या करते हैं सर, पूरा रिवीजन करते हैं, पूरा रिवीजन नहीं करना होता, ठीक है? मैंने कहा था ना, एनसीईआरटी के पूरे पैरा में 2 या 3 ही वर्ड ऐसे होते हैं तुम भूलोगे, उसको साइड में हम लिख लेते हैं स्लिप बना करके। तो जब सेकंड रिवीजन होता है ना, तो आपको एक्चुअल में उन्हीं वर्ड्स को एक बार देखना है या उन क्वेश्चंस को एक बार देखना है जो आपसे पहली बार में गलत हुए थे। तो उससे क्या है ना, आप लास्ट टाइम पर कुछ घंटों में मल्टीपल रिवीजन कर जाओगे। अब एक चीज मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक बच्चा मतलब मेरे से जो सवाल पूछ भी रहा था और मुझे जेन्युइन भी लगा, वो ये कह रहा था कि सर जो हमने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, वो इतने लेंदी है, मान लो 20 पेज 25 पेज का तो एक पूरे चैप्टर का है, उसको मैं पढ़ता हूँ पूरा समय बहुत लगता है। यस, ठीक है, तो क्या मैं उसको शॉर्ट नोट्स लिखूं? और शॉर्ट नोट्स में मैं क्या सारा ही डाटा लिख लूं? क्योंकि मैंने कई देखे हैं बच्चों के नोट्स, वो पूरा डाटा लिखते हैं। यस, तो क्या करना है एग्जैक्टली आप बताओ। देखो, तो मैंने एक ही बात कहा कि एग्जैक्टली उनको नए नोट्स नहीं बनाने चाहिए। पहली बात, जो नोट्स उसके हैं उन्हीं पर रिलाई करे वो, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से पूरी साल देके बनाए हैं, ठीक है? अब उन नोट्सों के अंदर वो डेटा, उसको पता है वो कौन सा डेटा भूलेगा, वो स्टार्टिंग में लगा रखा है, ठीक है? जब मैं क्वेश्चन लगाता हूं, मैं अपनी बता रहा हूं, अगर मैं क्वेश्चन लगाऊंगा जब मैं छोटा था तो मुझे क्वेश्चन गलत हो गया, तो मैंने समझा ये गलत क्यों हुआ, अच्छा ये डेटा था, ये सन थी जो कंफ्यूज कर गया मैं। 1997 में बायोटेक में कई चीजें आई हैं, ठीक है? तो मैं भूलूंगा 1997 में क्या क्या चीजें हुई थी, तो मैंने एक अलग से लिख रखा है नोट्सों में, यहां मेरी गलती हुई थी, यहां गलती हुई थी, और इस एनसीईआरटी के पैरा पर इतने सन में इतने बार क्वेश्चन आया है, ठीक है? तो जब मैं रिवीजन करूंगा तो उन पॉइंट्स को करूंगा, ठीक है? और जो मुझे पता है ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जैसे अगर बायोटेक की बात करूं, बायोटेक में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है? बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन की बात करूं, जीन थेरेपी से हर साल क्वेश्चन आता है। अब जीन थेरेपी में भूलोगे क्या, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में एक्चुअल में भूलोगे क्या, ठीक है? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में आप उसका जो सीक्वेंस है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन साइड है, वो भूलोगे आप, ठीक है? तो ये चीजें आपको रिवाइज करनी है एक्चुअल में अपने। हमें ऐसा क्यों, हमें कौन बताएगा मैं क्या बोलूँ? हमें मुझे कौन बताएगा? मान लो मैं स्टूडेंट हूँ, हाँ, मुझे कौन बताएगा मैं क्या बोलूंगा? मुझे कैसे पता चलेगा मैं ये बोल जाऊंगा? जी, तभी तो मैं भाई, बच्चा जब टेस्ट देगा, ठीक है, टेस्ट देने से पता चलेगा अरे यार ये गलती हो गई मुझसे, ठीक है? तो टेस्ट एक्चुअल में बताएगा उसको कि तुम भूल क्या रहे हो, तुम कमी कहां कर रहे हो, तुम्हें पढ़ना क्या है, रिवीजन क्या करना है, ये टेस्ट बताएगा उस बच्चे को। तो टेस्ट बहुत कंपलसरी है। टेस्ट एक्चुअल में उसका आईना है, रिफ्लेक्शन है कि ये तूने कमी की। अच्छा, आप ऐसे कोई 5 टॉपिक बता सकते हो जो आपको लगता है 2026 में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए? आप चैप्टर की बात कर रहे हो, टॉपिक की बात कर रहे हो? पूरी जूलॉजी में से 5 टॉपिक बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई ऐसे 5 टॉपिक बताओ। यस सर, ठीक है, फिक्स है, ठीक है? अगर मैं इवोल्यूशन की बात करता हूं तो होमोलोगस एनालोगस से हर साल क्वेश्चन आता है, 26 में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप नोट कर लो बच्चों से, ठीक है? बायोटेक्नोलॉजी में बात करता हूं तो अभी बोला मैंने, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है? लगभग आता ही आता है, ठीक है? अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन की बात करता हूं तो जीन थेरेपी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर मैं एनिमल किंगडम की बात करता हूं तो एनिमल किंगडम में एग्जांपल से मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स वाले, ठीक है, जो मैचिंग वाले आएंगे ही आएंगे। अगर मैं डिसीज की बात करता हूं सर, तो डिसीज वाले यानी इम्यूनिटी के अंदर डिसीज वाले से लगभग सर हर साल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? वही जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एलिफेंटियासिस पर क्वेश्चन आना ही आना है।
अच्छा एक बात, इसके हिसाब से तो इसका मतलब टीचर जो है वो पेपर को प्रिडिक्ट भी कर सकता है टॉपिक्स को एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो Yes. ऐसा हम कुछ बैच में नहीं कर सकते? बिल्कुल सर, हम वही तो कर रहे हैं इस बैच के अंदर। हम बैच के अंदर एक्चुअल में 2 महीने के अंदर पूरी बायो को बहुत सुपर कंसाइज फॉर्म में बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पर लेकर पढ़ा रहे हैं। तो उसके अंदर हम लोग समरी दे रहे हैं। हम भी तो लेक्चर ही पढ़ा रहे हैं फिर ऐसे। यस यस, तो उसके साथ कुछ टेस्ट करना है तो बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, हम लोग आगे कर भी रहे हैं इसके अंदर और करेंगे भी। मैंने देखा है आप शायद समरी भी दे रहे हो साथ में, ठीक है, शॉर्ट नोट्स की फॉर्म के अंदर। और मैंने एक्चुअल में एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट दे रखा है। एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट में वही सब चीजें हैं जो एक्चुअल में जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और जो बच्चा भूलता है। अच्छा एक बात बताओ सर, अगर मेरे अभी 200 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, बायो में, ठीक है, 360 के कितने % चांसेस हैं कि मैं 2-3 महीने मेहनत करूं आ जाएंगे? सर अगर चीजों को ढंग से फॉलो कर लिया बच्चे ने, ठीक है, देखो 2 तरीके का बच्चा है, या तो खुद मोटिवेटेड है जिसको लगता है मुझे बायो आती है, ठीक है। तो पिछली साल भी देखो बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने कहा सर मुझे बायो तो आती है, फिजिक्स मेरी कमजोर, फिजिक्स पर टाइम दे रहा हूं। भाई हर क्वेश्चन के मार्क्स तो 4 ही है ना, ठीक है। और टोटल सिलेक्शन के लिए मार्क्स कितने चाहिए? मतलब एक एन एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं, लगभग 550 के आसपास बच्चा मार्क्स ले आएगा तो उसको एक जीएमसी मिल जाएगा। तो उसकी कैलकुलेशन ये होनी चाहिए कि मैं कम टाइम के अंदर, क्योंकि टाइम तो 3 ही घंटे है जिसमें ओएमआर भी भरनी है, सब कुछ करना है 3 घंटे के अंदर, तो 3 घंटे में वो कौन से क्वेश्चन सॉल्व करूं जो डेट श्योर मेरे 550 नंबर मिनिमम ला दें जिससे मुझे एक जीएमसी मिल जाए। ये स्ट्रेटजी लेके चलेगा ना बच्चा तो उसको सिंगल अटेम्प्ट में जीएमसी मिल जाएगा। हाँ, अगर वो ज्ञानी वाली बात करेगा तो मामला वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एक चीज मुझे बताओ सर, आपके हिसाब से मान लो हम टीचर हैं, हम एग्जाम देने जाएं तो क्या हम 360 स्कोर कर सकते हैं या बच्चे के ज्यादा चांसेस होते हैं? किसका मतलब ज्यादा आईक्यू लेवल, मतलब हम लोग देखो आईक्यू लेवल तो नो डाउट बच्चे का ज्यादा होता बच्चे का है, ज्यादा यस बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि देखो आईक्यू क्या मतलब, वो 4 सब्जेक्ट पढ़ता है, फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, जूलॉजी पढ़ रहा है, बॉटनी पढ़ रहा है। मैं अपने सब्जेक्ट में तो महारत करूं, अब आपका अपने सब्जेक्ट में महारत है। सोचो आज भी हम लोग एनसीईआरटी को हिडन लाइंस को निकाल करके लेके जाते हैं बच्चे को, यानी हम चाहते हैं कि बच्चे का आईक्यू लेवल तो बहुत ज्यादा है बट उसको वो एडिशनल मेहनत ना करनी पड़े जो हम करके उसको दे दें, तो वो नो डाउट कम टाइम के अंदर बहुत अच्छी तरीके से उसको मतलब उसको फ्रेम कर लेगा। मतलब बच्चा अपने आप से एनसीईआरटी की लाइन निकाल सकता है पर उसको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। यस, ये काम हम लोग उसको करके दें। यस, वो फालतू काम जिसको करने में वो अपना बहुत टाइम बर्बाद करेगा, क्योंकि उसका टाइम बहुत कह सकते हैं क्रूशियल है, ठीक है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट पे वो फोकस करनी है। तो वो एडिशनल मेहनत अगर हम उसको करके दे दें कि बेटा अब तुझे डेटा हम सारा निकाल के दे रहे हैं एनसीईआरटी का, ठीक है, सारे लेक्चर को कंसाइज फॉर्म में अरेंज करके दे रहे हैं, तो तुझे प्रॉपर सिस्टम बना के दे रहे हैं, तुझे कुछ सोचना ही नहीं है, सिस्टम को आंखें बंद करके फॉलो करना है। अगर तूने सिस्टम को आंखें बंद करके फॉलो कर लिया तो सिस्टम तेरे लिए काम करेगा, ठीक है, यानी सिस्टम तुझे 360 मार्क्स ला के देगा उसके अराउंड, बस फॉलो करना है तुझे। अच्छा, बच्चे जो है वो सिस्टम का यूज नहीं कर पाते ठीक से, पहले सिस्टम बना नहीं पाते, ठीक है, वो चीजों को फैला लेते हैं। जैसे अब बच्चा अभी भी ये समझ नहीं पा रहा कि सर मैं नोट्स पढ़ूं या एनसीईआरटी पढ़ूं, ठीक है। लास्ट टाइम पर वो नए नोट्स बनाने चालू कर दिए उसने, ठीक है, कि सर मैं छोटे छोटे नोट्स अलग से बना रहा हूं, शॉर्ट नोट्स लास्ट टाइम पे काम आएंगे। मैंने नहीं आएंगे बेटा, ठीक है, ये तू बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है। जो तूने पूरी साल शिद्दत से नोट्स बनाए हैं, हर बार पढ़ रहा है और नए नोट्स बना रहा है, तो कैसे पॉसिबल है? कुछ बच्चे ट्रिक्स ही बनाना चालू कर देते हैं। सोचो एक एक चैप्टर में इतनी ट्रिक्स बना रखी हैं, वो ट्रिक्स ही उसको कंफ्यूजन में डाल देती हैं। भाई मान लो एक चैप्टर में 4 ट्रिक्स हैं, 30 चैप्टर ही मान लो तो भी 100 से ज्यादा ट्रिक हैं, तो उस ट्रिक को याद रखने के लिए भी एक ट्रिक चाहिए। यस, मतलब ये तो लॉजिकली गलत है कि नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, हम जो मतलब प्लान कर रहे थे टारगेट बायो 360 बैच में, क्या हम बहुत ज्यादा ऐसा कंटेंट पढ़ा रहे हैं जो बहुत कंप्रेस है या बेसिक से नहीं पढ़ा रहे? नहीं, देखो सर बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, मतलब इस बेसिक से पढ़ा रहे हैं कि 10th के बच्चे को भी वो समझ में आए। तो वो स्ट्रेटजी क्या है हमारे पढ़ाने की? तो हमें बेसिक से पढ़ाना है, इस बच्चे को कुछ नहीं आता उसको भी आए, और हमें वो कंटेंट डिलीट करना है जो नहीं आता, और वो कंटेंट पढ़ाना है जिस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि डिलीट क्या करना है। भाई आम लोगों को पता नहीं है डिलीट क्या करना है, और आम लोगों को ये नहीं पता किस पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस पर ज्यादा दम लगानी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको बताना चाहिए डिलीट क्या करना है और पढ़ाना क्या है, एड ऑन क्या करना है, ठीक है। तो क्योंकि मैं जो ढेर सारे वो शॉर्ट्स देखता हूं, तो जो चीज है ही नहीं सिलेबस में, ठीक है, उस पर लोग शॉर्ट्स बना रहे हैं, तो मैं खुद शॉक्ड हूं कि यार ऐसे कैसे। अच्छा, जो 12th का सिलेबस बोला था कि ऐड हुआ है, यस, वो ऐसा कुछ ऐड हुआ नहीं। यस, कुछ भी ऐड नहीं हुआ, वो पुराना सिलेबस था, ठीक है, उसके बेस पर बच्चा खुद कंफ्यूज। एक मेरे को आपके लिए क्वेश्चन आ गया, जो उसमें जूलॉजी की सिलेबस में है, फ्रॉग बता दो आप किस में है, इंसेक्ट में है,
कि किसमें, ये बच्चों को एक बार क्लियरिटी कर भाई दो आप। एनटीए वाले खुद कंफ्यूज हैं कि एक्चुअल में फ्रॉग किस में है, इंसेक्ट में है, ठीक है, कि एम्फीबिया में। मैं बता दूं बेटा, फ्रॉग एम्फीबिया में है, ठीक है, और फ्रॉग आपके सिलेबस में है और फ्रॉग पर क्वेश्चन भी आएंगे। अब मेरे ख्याल से जो बच्चा रियल में जानना चाहता है सर फ्रॉग पढ़ना है कि कॉकरोच पढ़ना है या दोनों पढ़ने हैं, इस पे एक बार क्लियरिटी से बता दो। देखो मैं क्लियरिटी से बोल रहा हूँ, फ्रॉग तो आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, और कॉकरोच छोड़ना नहीं है। मतलब दोनों पढ़ने हैं। यस, दोनों पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एनटीए ने थोड़ा इंसेक्ट भी टर्म यूज कर लिया ना उसने फ्रॉग की जगह, क्योंकि कल को इंसेक्ट पे क्वेश्चन देगा, क्या देगा, तो इंसेक्ट तो लिखा है हमने, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, इंसेक्ट पे क्वेश्चन डालेगा और आपसे क्या भी देगा, हमने तो सिलेबस में मेंशन किया था, ठीक है, तो इंसेक्ट पे भी क्वेश्चन आएगा, मतलब कॉकरोच पर भी आएगा, फ्रॉग पर भी अच्छा आएगा। एक चीज बताइए सर, बायो हम लोग बार बार बोलते हैं 360 लाने हैं, इसके पीछे बच्चे को कोई लॉजिक समझ में आना चाहिए। देखो मैंने अभी बोला ना कि देखो बच्चे को ये समझना चाहिए बेटा कि तेरे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, चाहे वो बायो हो, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि मेरे पास सिर्फ 3 घंटे का टाइम है, जिसमें आधा घंटा मेरा बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती है ड्यूरिंग एग्जाम, OMR भरना होता है, उसमें भी जाएगा। एग्जैक्ट मेरे पास 2.5 घंटा है। अब 2.5 घंटे के अंदर मुझे एक, अगर मिनिमम बच्चा, एवरेज बच्चा हूं तो 550 मार्क्स लाने हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो कम टाइम के अंदर मैं फास्ट कर सकता हूं। यस, ये प्लानिंग से अगर मैं जाऊंगा तो मैं डेफिनेटली सिंगल अटेम्प्ट में एक जीएमसी ले लूंगा। अच्छा एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ सर, बायो में जैसे लगातार 90 क्वेश्चन है, OMR पूरे 90 की एक साथ में, बच्चों को कई को तो ये भी नहीं पता कि OMR कैसे भरना है। यस, पूरे 90 की एक साथ भरनी है। नहीं सर नहीं, ठीक है, देखो एक रो बना लो, ठीक है, OMR शीट में रोज बनी होती हैं, ठीक है, तो मैं इस रो में जितने क्वेश्चंस होंगे एक बार इतने क्वेश्चंस करके उतने फिल कर लूंगा जिससे कोई गलती ना हो। फिर सेकंड रो के क्वेश्चंस करूंगा तो स्टेप बाय स्टेप करूंगा ना, तो मेरा एक प्रेशर नहीं हुआ। इस बार कई बच्चों ने क्या किया, पेपर पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और वो हम रो नहीं भर पाए, लास्ट टाइम पर टाइम कम रहा तो हॉपलेस हो गए, हॉपलेस में रो गलत भर दी उन्होंने और आता हुआ पेपर कचड़ा हो गया। तो ये मत करना, ठीक है, एक रो में अगर 10 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, तो पहले उतने उतने करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। अभी हम यहाँ से अगर एक प्लानिंग बनाए, ठीक है, तो कोई ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप सजेस्ट करोगे कि वो मान लीजिए मुझे ठीक ठाक, मतलब जिसमें मुझे बहुत डीप क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब बायो में, बहुत खासकर जूलॉजी में, और कोई ऐसा चैप्टर जिसमें मतलब वो ज़्यादा डीप जाता नहीं है, ऐसा कुछ है सेग्रीगेशन? देखो थोड़ा सा है, जैसे बायोटेक में इस बार भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, ठीक है, तो बायोटेक बहुत कंसेप्चुअल है, जैसे जेनेटिक्स बहुत कंसेप्चुअल है बॉटनी के अंदर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कंसेप्चुअल है, ठीक है, तो और यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन बड़े कंसेप्चुअल आते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल का तो अच्छा क्वेश्चन आता है, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मैंने देखा कई ईयर के अंदर तो टीचर तक कंफ्यूज थे इस लेवल के क्वेश्चंस। मैंने देखा क्वेश्चन, यस, इस तरीके का हम लोग जब ऑफलाइन में पेपर सॉल्व करते थे तो मैंने अक्सर देखा टीचर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस को लेके ना कि किसमें क्या होगा हार्मोन्स का, उसमें परेशान रहते थे। यस, तो वो वैसे क्वेश्चन भी आते हैं। यस, तभी करो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। मैं बोल सकता हूँ बायोटेक है, ठीक है, जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल से भी वैसे क्वेश्चन मिल जाता है, बच्चा कर लेता है, पर एंजाइम वाले क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते हैं, ठीक है। एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और अगर मैं इम्यूनिटी की बात करता हूं तो वहां से कैंसर से सर क्वेश्चन आए हैं 1-2 बार और बड़े कंसेप्चुअल आए हैं, ठीक है, मतलब गजब क्वेश्चन आया है और बच्चा वहां पर कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी ड्रग से भी क्वेश्चन आया है हाईली कंसेप्चुअल। तो कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जिनको वास्तव में आपको कंसेप्चुअल पढ़ना चाहिए। और सर एक बात मैं बता दूं आपके मतलब थ्रू बच्चों को कि जब एग्जाम हॉल में बच्चा बैठता है ना, तो जो 2.5 घंटा होता है बहुत निर्णायक होता है, उसमें बहुत प्रेशर होता है। आज टेस्ट देता है तो मार्क्स लेकर के आ जाएगा, पर उस 2.5 घंटे में जब उसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी का एकदम प्रेशर होता है और पीछे बाहर मम्मा पापा उसके गेट पर इंतजार कर रहे होते हैं, पूरी साल की मेहनत होती है, इमोशन जुड़े होते हैं, ऊपर से मई का टाइम और बस बिल्कुल मई का टाइम होता है, तो उस समय जो प्रेशर होता है ना, उस प्रेशर में सिर्फ एक ही चीज काम आती है उसने कितनी प्रैक्टिस की है, उसने कितना कंसेप्चुअल पढ़ा है। मैं सच कह रहा हूं, एग्जाम हॉल के अंदर जब प्रेशर में होते हैं तो आपके कंसेप्ट आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। रटने वाला कंसेप्ट आप वहां पर प्रेशर में भूल ही जाओगे सर, तो वो ट्रिक काम नहीं है, वो कोई ट्रिक काम नहीं आती सर। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं, इतने बच्चों से मिल चुका हूं जो सेलेक्ट हुए हैं और जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, दोनों से, कि सर जो रट के गया था वो प्रेशर में भूल गया। हाँ, जो आपके कंसेप्ट थे जो हम लोग पढ़ाते हैं एक एक चीज को घुमा घुमा के कनेक्ट करके चीजों से, सर उन चीजों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाता है। जैसे हम लोग, अब तो पहले पेपर में क्या हुआ था कि बॉटनी जूलॉजी अलग अलग आती थी, अब मिक्स आ रही है। यस, अच्छा, मुझे जब पेपर सॉल्व करना है तो क्या पूरा 90 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर देने हैं, या कई बार ऐसा भी हम लोग एक टेक्निक रखते हैं ना कि भाई पहले हमने 80 कर लिए, फिर वेट किया, फिर हम दोबारा देखेंगे, उसको करना है कि नहीं? देखो मैं तो ये कहूंगा कि आप सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करो, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना, सारा खेल
कॉन्फिडेंस का है। जब मैं किसी एक अपने टारगेट को अचीव कर लेता हूं तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, यार मैंने इतना कर लिया, मैं कर सकता हूं आगे, ठीक है। और आपने टिपिकल चीज को पहले अटेम्प्ट किया, कितना भी आपका कॉन्फिडेंस हो, अगर आपने उसमें टाइम लग गया आपका, तो जो आ रही है चीज है वो छूट जाएगी। तो पहले वो करो जो आपको बहुत अच्छा आता है और जिसके अंदर आप कम टाइम के अंदर मैक्सिमम चीजें अटेम्प्ट कर सकते हो, बायो, ठीक है। और बायो एक्चुअल में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मैं मानता हूं सर बहुत टिपिकल होते हैं, टाइम लग रहा है, गोलक बना के छोड़ दो उसको, ठीक है। सेकंड राउंड में सिर्फ उन क्वेश्चंस को देखो जो एक्चुअल में आपने सर्किल करके छोड़े थे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस नहीं देखने। अच्छा, मैं अब आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा हाँ, जो आप मतलब शायद आंसर ना करो। अरे नहीं, कोई नहीं, मैं पूछता हूँ। जैसे क्या है, हम लॉन्ग ईयर बैचेस पढ़ाते हैं, ठीक है ना, जैसे मंथन वगैरह है, वहां पर भी मतलब डीप जाते हैं, एक्सपीरियंस का रोल है, ठीक है। अब ये शॉर्ट बैच है टारगेट बायो ठीक है। 360, इसमें कितना रोल है एक्सपीरियंस का, कि मतलब उसमें हमने क्या पढ़ा है और इसमें क्या हम कम पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं है? सर, एक्चुअल में जितने भी शॉर्ट बैच होते हैं ना, वहां एक्सपीरियंस का रोल होता है, वही एक्सपीरियंस का रोल होता है, एग्जैक्ट, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर टाइम मेरे पास ज्यादा है तो कोई नया खिलाड़ी भी होगा ना, ज्यादा टाइम में ज्यादा कंटेंट देना आसान है भाई। एक मरीज है आपके पास आया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे यहां दर्द हो रहा है, तो 50 दवाएं लिख देगा ना, समझ रहे हो। और एक जो एक्सपीरियंस्ड ओल्डर डॉक्टर होगा वो कहेगा, आपकी सारी बातें सुनेगा और एक मेडिसिन लिखेगा, तो भाई ये ले ले, ठीक है, तो उसे पकड़ लेना क्या चीज है, तेरा काम हो जाएगा, तेरा मतलब एग्जैक्ट हो जाएगा। तो बस लास्ट टाइम पर एक्सपीरियंस काम आता है कि समय तेरे पास कम है, इस कम टाइम के अंदर तू क्या चीज पढ़ेगा और क्या चीज छोड़नी है, मैंने बताया ना, तो उसमें एक्सपीरियंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जो एक्सपीरियंस टीचर होगा ना, उसको पता है कि मुझे बेसिक से कराना है, बच्चे को कहाँ दिक्कत आती है, भाई मैंने ऑफलाइन पढ़ाया, आपने ऑफलाइन पढ़ाया, या जो भी टीचर ऑफलाइन पढ़ाता है उसको पता है ना बच्चा यहाँ पर गड़बड़ करता है, तो यहां मुझे थोड़ी पावर दिखानी है, ठीक है, यहां मुझे स्मूथली लेकर के जाना है, तो उसको सारी बातें पता है। और उसका एक्सपीरियंस भी है कि हर साल कहीं ना कहीं नीट के एग्जाम में फेजेस चेंज हो रहे हैं, कि तो उस साल ये पेपर आया था, इस साल ये आया, जैसे मैंने बताया ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एलिफेंटियासिस पर लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, और किस तरीके का आता है, तो मुझे पता है यार यहाँ से क्वेश्चन हर साल आ रहा है, तो बच्चे को ये टॉपिक छोड़ना नहीं है, ठीक है, मुझे पता है यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको तो कराना है, पर क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो बेसिकली मुझे छोड़ना कुछ भी नहीं है, और क्या चीज मुझे स्ट्रॉन्ग करानी है बच्चे की, ये एक्सपीरियंस के बेस पर होता है। मुझे याद है एक बार हार्डी विनबर्ग से लगातार 3 साल क्वेश्चन आया, यस। फिर आने बंद हो गए। एक बार इकोलॉजी से एक सीओपी करके पूछता था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, वो एनसीईआरटी में नहीं था, 2-3 साल पूछा, फिर बंद कर दिया। तो मैंने ये देखा है, एक पैटर्न है उनका, कि कुछ लोग जैसे एनटीए में जॉब में रहते हैं ना, तो वो एक पर्टिकुलर टॉपिक को लाइक करते हैं, तो वहां से दे रहे हैं, पर कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है तो उनको पता ही है हर साल देना ही है। अच्छा, चैप्टर जितना ज्यादा बड़ा है उतना मुश्किल भी है बच्चे के लिए, और उसके साथ साथ क्या है कि उसके क्वेश्चन भी ज़्यादा है, जैसे मॉलिक्यूलर के ज़्यादा हैं, बायोटेक के ज़्यादा है, बायोमॉलिक्यूल के ज़्यादा है। तो अब क्या हो गया है, जो मैं पेपर जो फील कर पा रहा हूँ, मोर अप्लाइड की तरफ जा रहा है। जैसे वो ऐसा नहीं कि एक टाइम था ना कि मान लो मॉर्फोलॉजी से बहुत ज़्यादा पूछता है, एनिमल किंगडम से बहुत ज़्यादा पूछता था, प्लांट किंगडम से बहुत आते थे, 2-2 महीने पढ़ाते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अप्लाइड चला गया है, मतलब सेल हो गया, सेल साइकिल हो गई, अब बायोमॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो अप्लाइड जा रहा है। और वो चाह रहा है कि लेंदी पेपर रहे, बच्चा उसमें थोड़ा टाइम लगे, ताकि कट ऑफ भी ऐसा नहीं कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कट ऑफ चली गई थी उसकी तरफ जाए। और मेरे हिसाब से बच्चे को बायो में ना स्कोर ज़्यादा करना भी चाहिए, क्योंकि उसको वो सेव करेगा कि अगर कुछ 2 क्वेश्चन कहीं गलत हुए वहां से उसको बचा ले जाएगा। यस, बिल्कुल आपने सही कहा कि बायो एक्चुअली में स्कोरिंग है, उस बच्चे के लिए भी जिसको टॉप रैंक देनी है, और उस बच्चे को भी लिए जो एवरेज बच्चा है उसको एक जीएमसी चाहिए, बस मतलब मुझे टॉप रैंक नहीं चाहिए। तो इस साल भी हमने जब बैठ के डिस्कस किया तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले जो बायो से सेलेक्ट हुए थे। हमने देखा जिसके 560 हैं, उसके 550 वाला वो बायो से कहीं ना कहीं अपना ले गया। यस, वो याद हुई, बच्चा आया था तो कह रहा था सर मेरे जो उस पर 520 पर उसको मिल नहीं रहा था, पर मिल गया था लास्ट टाइम पर उसको जीएमसी, ठीक है। उसकी फिजिक्स बहुत डाउन थी, ठीक है, वो मेहनत कर रहा था, बट कहीं ना कहीं वो मतलब वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, पर बायो उसने स्ट्रॉन्ग कर ली थी, ठीक है, केमिस्ट्री भी उसकी ठीक ठाक थी, तो उसने कहा सर लास्ट टाइम पर उसने बचा लिया मुझे, क्योंकि समय बहुत कम था, टेंशन अगर उसकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होती तो ज्यादा नुकसान हो हाँ, जाता। तो वो एक बच्चे, कई बच्चे तो थे तो सही जिनकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग थी, तो ना ईगो पे ले गए उसको, उन्होंने फिजिक्स पहले करूंगा, मेरी स्ट्रॉन्ग है, और फिजिक्स में टाइम लग गया उनको, टाइम लगने से बायो भी उनकी ठीक ठाक थी, बट क्या हो गया वहां पर, वो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया उनका, वो डिमोटिवेट हो गए क्योंकि टाइम चला गया उनका, अब वो होपलेस में वो क्वेश्चन गलत कर गए जो उनको बहुत अच्छे आते थे, तो अच्छा, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, हमने मतलब आज से पहले क्रैश कोर्स तो ऐसा मतलब जिस जो शॉर्ट कोर्स जो था ऐसा कभी कोई लॉन्च किया ही नहीं बायो के लिए, हाँ, है ना। ऐसा हमने डिसीजन लिया कि लास्ट स्टेज जैसा पेपर देखा, उसके हिसाब से कम से कम लास्ट मोमेंट पे बच्चे को
बेनिफिट होना यस, चाहिए। मेन हम लोगों को मोटिवेशन मिला उस बच्चे से, जो बच्चे ने कहा था कि बायो ने सर मुझे बचा लिया, नहीं तो इस बार में फिर रिपीटर होता। तब लगा कि यार कहीं ना कहीं बायो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो बायो में कुछ ऐसा किया जाए कि 2 महीने में 60 डेज के अंदर, 60 से 65 दिन के अंदर बच्चे को मतलब 360 के अराउंड मार्क्स दिलवा ही दिए जाए, उसने ब्लाइंडली फॉलो कर लिया। तो इसको तो हम अप्रैल तक भी लेके जा सकते थे। नहीं सर, अप्रैल तक लेके क्यों जाएंगे? अगर अप्रैल तक लेके गए तो बच्चा कब मॉक टेस्ट लगाएगा, कब रिवाइज करेगा? ठीक है, तो एक्चुअल में लास्ट का जो टाइम होता है ना, वो मॉक टेस्ट के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम लोग भी टारगेट रखा कि फरवरी एंड तक इसको लगभग हम एंड कर देंगे, जिससे कि मार्च और अप्रैल पूरा टाइम मिलेगा उसको रिवीजन का, उसको मॉक टेस्ट देने का। और जरूरी भी है सर, आप देख लो कि जितने भी बच्चे लास्ट टाइम तक खींच रहे हैं सिलेबस को, वो एक्चुअल में सेलेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि लास्ट का टाइम जो है ना, वो अपनी एनालिसिस, अपनी स्पीड अप बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। अच्छा, वन शॉट रिवीजन के लिए बेटर है कि पढ़ने के लिए बेटर है? देखो, वैसे तो मैं कहूंगा कि वन शॉट रिवीजन के लिए बेटर है, ठीक है। हाँ, जो बच्चा बहुत पढ़ चुका है, ठीक है, वो उसको एक बार कोई बैकलॉग आ गया है तो कवर कर ले। हाँ, बैकलॉग कवर कर ले, बस उसी में बेस्ट रहते हैं। एक तरीके का रिवीजन ही है, रिवीजन है, एग्जैक्ट रिवीजन है। जिसको मतलब वन टाइम पढ़ना है, उसको वन शॉट से पढ़ के फिर क्या क्वेश्चंस करने चाहिए, टेस्ट देना चाहिए क्या? देखो, बिना टेस्ट दिए तो वो एनालिसिस कर ही नहीं पाएगा कि एक्चुअल में वो है कहाँ, ठीक है। सर 2 चीजें मैं मतलब बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे समय पास आता है ना एग्जाम का, तो उस समय ज्यादा चीजें गेन करोगे ना, तो हॉप क्या होता है ना, वो मेमोरी अच्छे से क्रिएट नहीं होती। ईयर लॉन्ग बैच और जो लास्ट बच्चे जो पूरी साल पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, लास्ट टाइम पर वो चारों सब्जेक्ट पर मास्टरी करना चाहता है, चारों सब्जेक्ट पे वन शॉट से कवर करना चाहता है 1 महीने के अंदर, तो मुझे तो नहीं लगता वन शॉट से वो मास्टरी कर पाएगा। हाँ, अगर उसने पूरी साल ईयर लॉन्ग पढ़ाई की है तो वन शॉट उसका रिवीजन बड़ा अच्छा करा देता है, ठीक है। पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जितने ही बच्चे सेलेक्ट हुए हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, सर मॉक टेस्ट दिए मैंने सर इतने 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 इतने, तब मेरी वो पकड़, वो कमियां, ठीक है, तो वो मॉक टेस्ट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं तो इतना कहूंगा कि अगर एक ऐसा बच्चा है जिसको थ्योरी पर कमांड करनी है, तो हम लोग पूरी थ्योरी बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं और टॉप लेवल पर करा रहे हैं। सर क्या एनसीईआरटी कवर करा रहे हैं इसके अंदर? हाँ, एनसीईआरटी नोट्स में इंक्लूड है। मैं एक बच्चा, मैं आपको बताता हूँ, अभी लास्ट लेक्चर में सेल का पढ़ा रहा था, उस लेक्चर में एक बच्चे ने पूछा कि सर ये दे नहीं रखा। मैं तो टॉपिक क्या था? टॉपिक था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया करता है। मैंने कहा एनसीईआरटी में देख ले। सर ये दे नहीं रखा, आप क्यों पढ़ा रहे हो? ऐसा बोला उसने। मैंने कहा एक काम कर, तू समरी में जा। तो फिर सारे बच्चे चैट में कह रहे सर दे रखा है, दे रखा, दे रखा। तो मैं वही कह रहा हूँ, ट्रस्ट करके आप सिर्फ नोट्स रिवाइज करो जो हम करा रहे हैं। यस, क्योंकि नोट्स में हमने इंट्रोडक्शन और समरी दोनों इंक्लूड किया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, टॉप लेवल पे लेके जाएंगे थ्योरी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या डिलीट करना है और क्या कंसेप्चुअल ऐड ऑन करना है, ये हमने नोट्सों में ऐड कर दिया है। एनसीईआरटी वैसे मैंने स्नैप भी लगा रखे हैं, लाइन बाय लाइन भी करा दे रहा हूं, ठीक है, तो ये हमने इंक्लूड कर रखा है। हम पीवाईक्यू उसमें ऐड करा रहे हैं दूसरा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, हर लेक्चर के बाद, ठीक है, आज लेक्चर हुआ तो लेक्चर के बाद हम एक ऐसा असाइनमेंट दे रहे हैं जिसमें नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, जहां आप गड़बड़ करते हो, जैसे एआर है, मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, जैसे स्टेटमेंट, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, उस टाइप के एक अल्टीमेट क्वेश्चन, उसका फीडबैक बच्चों ने सर दिया मुझे कल, ठीक है, मैंने डिस्कशन किया बच्चों से, मतलब अल्टीमेट क्वेश्चन। सर ऐसे क्वेश्चन देखे ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन असाइनमेंट में मिल रहे हैं। और उसके बाद हम सर 45 टेस्ट ले रहे हैं, यहां पर हम 45 टेस्ट, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, जिसमें हर चैप्टर का एक टेस्ट है और क्यूमुलेटिव टेस्ट, भाई 2 11th के 2 12th के क्यूमुलेटिव टेस्ट, ठीक है, और फुल लैंड टेस्ट जो कि आपके पूरे सब्जेक्ट पर पकड़ कर आएंगे, ठीक है। इतना भी नहीं, इसके अलावा भी हम, क्योंकि भाई लास्ट का टाइम है, आपकी उंगली पकड़ के हमें बिल्कुल लास्ट तक लेके चलना है और लेके छोड़ेंगे नहीं आपको, ठीक है। हर टेस्ट के बाद बेटा हम लाइव सेशन में आपसे डिस्कशन के लिए आएंगे, जिसमें जो क्वेश्चंस हमें लगते हैं यार ये छोड़ने थे आपको, ठीक है, वो बताएंगे भी आपको, बेटा ये छोड़ना था, ये आपको करना था, ठीक है। एक्चुअल में ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आपसे हमारी जो लाइव डिस्कशन होगी टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है, वो एक्चुअल में आपको मोटिवेट करेगी, आपकी कमियों को बताएगी और आपको सही डायरेक्शन देगी आगे बढ़ने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये। तो ये मतलब हमारे मतलब उसका मेन है। तो थ्योरी हम कंप्लीट करा रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चा सर ऐसा भी है, ठीक है, जो कह रहा है कि मेरी बायो स्ट्रांग है, ठीक है, सोचो अपने मंथन का ही बच्चा है, मान लो कहीं बच्चा है, तो सर क्या मुझे बैच लेना चाहिए ये वाला? नहीं, टेस्ट देना चाहिए सब, क्योंकि क्या होगा, आप जो बोल रहे हो ना, टेस्ट के दिए बिना तो होगा नहीं। Yes. तो टेस्ट तो सबको देना ही है। दूसरा, मैं एक बच्चे का कमेंट पढ़ रहा था, कह रहा था सर क्वेश्चन कम तो नहीं है, तो मैंने उसको ये बोला कि लास्ट मोमेंट पे ना फैलाना नहीं है, समेटना है। yes. तो उतने क्वेश्चंस करो जितने आप कर पाओ, प्लस आप वो जो तरीके हैं ना रिवाइज करने के, मल्टीपल टाइम नोट्स रिवाइज करो, नहीं तो वहाँ याद नहीं आएगा। यस 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 यस। और हम लोगों ने असाइनमेंट में कोशिश भी की है कि
एनसीईआरटी की लगभग वो लाइनें जो मल्टीपल टाइम पूछी गई हैं उन पर कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस रखें, जिससे कि लास्ट टाइम जब क्वेश्चन करो ना तो आपको सारे कंसेप्ट एकदम ऐसा लगे यार ये तो मैं मतलब कर चुका हूं, ये तो कंसेप्ट कर चुका हूं मैं। तो ये बहुत ध्यान रखा गया है। तो 45 टेस्ट बेटा बहुत होते हैं मेरी समझ से, ठीक है। उन बच्चों को भी जो जिनको लगता है बायो मेरी स्ट्रांग है, तो ये 45 टेस्ट और असाइनमेंट जो अल्टीमेट है, तो लगभग हम दोनों के थ्रू 4-5 हजार के आसपास क्वेश्चन करा रहे हैं। इतने क्वेश्चन लगभग इतने क्वेश्चंस तो हम अब आपको इसके थ्रू करा ही देंगे। पर सर अभी भी क्या है, बच्चे को समझना चाहिए लास्ट मोमेंट है, रिवीजन नोट से ज़्यादा अच्छे से करे, जो करा दिया उस पर ट्रस्ट करे, और जितने क्वेश्चन कराने मोर देन सफिशिएंट है। यस। और बाद में इन्हीं नोट्स की रिवीजन अगर वो हर 10 दिन 12 दिन में करने लगेगा तो मेरे ख्याल से 7-8 रिवीजन के बाद आराम से सिलेक्ट हो जाएगा। यस यस यस, बिल्कुल ठीक है। रिवीजन का मतलब ये नहीं पूरा पढ़ना है, रिवीजन का मतलब हर चैप्टर के अंदर वो लाइनें जो आप बार बार भूल रहे हो बस वो रिवाइज करनी होती हैं। यानी हर रिवीजन में टाइम रिड्यूस होता है। और लास्ट टाइम पर सर एक दिन में एक बच्चे ने बायो 7 बार रिवाइज की थी। एक आम बच्चे को तो लगेगा सर पॉसिबल कैसे है, तो उसने ऐसे पॉसिबल है भाई, एक चैप्टर में 10 पॉइंट है जो मुझे बार बार भूल रहा था, मैं उनका रिवीजन करूंगा, पूरे चैप्टर में टाइम क्यों बर्बाद करूंगा। हाँ, कॉन्सेप्ट सर अगर मान लो एग्जाम से एक दिन पहले उसको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो वो चैप्टर उसको पढ़ना भी नहीं चाहिए। यस, क्योंकि उसके चक्कर में क्या होगा, जिनको बाकियों की वो मिस्टेक्स याद कर सकता था, तो यही अप्रोच होती है। और बच्चे जो मिस करते हैं वो सोचते हैं कि यार और पढ़ लूँ और पढ़ लूँ। उन्हें जो पढ़ने का काम है ये 2-2.5 महीने में पूरा कर देना चाहिए, जैसा हम बैच में करा रहे हैं। उसके बाद उसको मल्टीपल रिवीजन से रखना चाहिए और ट्रस्ट करना चाहिए कि यार मैं जो कर रहा हूँ ना उस पर मुझे कमांड करनी है, धीरे धीरे बार बार रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है। मान लो दिया हुआ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने जो टेस्ट दे दिया अगर वो दोबारा दें उसमें फुल स्कोर कर ले। ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या होता है दोबारा फुल स्कोर करने के लिए आपको फुल आना भी तो चाहिए। बिना आपने पूरी रिवीजन से किया तो आपके 40 ठीक हुए। अब आप सोचो मैं बिना रिवीजन के जाऊंगा और फिर दोबारा 40 भी ठीक नहीं कर, इसका मतलब क्या है कि आपका लेवल उससे ज़्यादा होगा तब आप 45 ठीक करोगे। कई बार लोगों को लगता है कि नहीं सर मैंने ये टेस्ट दी तो 45 टेस्ट को अगर वो 3 बार लगा लेगा तो मुझे नहीं लगता कि उसको ज़रूरत है किसी और चीज़ की। तो बैच में इतने सारे टेस्ट हैं, प्लस लेक्चर को हम उस तरीके से करा रहे हैं कि जो बच्चा एक्चुअल में भटका रहा है इधर उधर उसको बेनिफिट हो जाए। और बहुत सारा बच्चा ऐसा है जिसके बहुत सारे चैप्टर वीक रहते हैं और उसकी प्रॉब्लम रहती है, जैसे एनाटॉमी मैंने देखा है ना, बच्चे को याद नहीं हो रही है, तो वहाँ पर कुछ और चीज़ें इस बार क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए कि यार याद हो जाएगी। फिर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बड़ा बहुत है, बड़े चैप्टर में बच्चा खो जाता है खुद से, उसको पता ही नहीं चलता यार कितना याद रखना है कहाँ। कल एक बच्चा कह भी रहा था कि सर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बड़ा है, मुझे कैसे पता कि ये मुझे पूरा याद हो गया। मैंने कहा देख उसका एक तरीका है, हमें क्वेश्चंस के थ्रू जाना पड़ेगा, कई तरीके हैं, पर क्या करेंगे एक बार चैप्टर के बीच को 3 हिस्से में डिवाइड करके उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर तू वो कर पा रहा है तो मतलब किसी भी चीज़ को टेस्ट करने का तरीका है भाई। टेस्ट है, आप बुखार कैसे चेक करोगे? थर्मामीटर से। तो तैयारी तो आप टेस्ट से ही चेक करोगे ना, और कोई तरीका तो है नहीं, क्योंकि दवाई तो आनी नहीं है। बिल्कुल, तो वही टेस्ट के थ्रू। तो इसीलिए हमने बैच में, हम लोग बैच पे आए यूट्यूब की जगह। रीजन क्या है, क्योंकि बैच के साथ हम टेस्ट करा पाएंगे, सिस्टम पूरा सिस्टम बना पाएंगे। तो कई बार लोगों को लगता है कि सर पेड बैच है, लास्ट टाइम हम लोग कभी इंटरेस्टेड भी नहीं थे पहले भी, हमने अभी भी सिलेबस करा ही रहे हैं फ्री। इंपॉर्टेंट ये है कि जिसको सिलेक्ट होना है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस करना है, उसको टेस्ट देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सिलेक्ट कैसे होगा। और लास्ट में जाके आप ये सोचो कि यार मैं ये कर लेता वो कर लेता, ये सारी बातें एग्जाम में बैठ कर भी याद आती हैं जब आपको क्वेश्चन नहीं बनता है। और जब आप एग्जाम सेंटर के बाहर निकलते हो ना तो पूरा साल रिकैप होता है दिमाग में कि यार मैं ये कर लेता तो ये हो जाता। वो पूरा साल एग्जाम सेंटर से जब आप उस क्लासरूम से गेट तक जाते हो वो पूरी बातें दिमाग में जाती हैं उसके। तभी तो मैं कहता हूँ बस लास्ट टाइम पर क्या होता है ना, बच्चे का डोपामाइन बड़ा होता है, तो लास्ट टाइम पर जो 2 महीने होते हैं ना, लास्ट के 2 महीने सर वो पूरे साल पे कभी कभी डोमिनेंट हो जाते हैं। मतलब उन 2 महीने में वो कर लेता है वो। जैसे मुझे याद है मैं 10th का एग्जाम दे रहा था, तो 10th के एग्जाम में हर एग्जाम के बीच में 3 दिन का गैप था। उन 3 दिन के अंदर मेरी पढ़ाई की स्पीड थी ना, मेरे कैच करने की स्पीड थी, फटाफट चीजें याद हो रही थी। तो मैंने कहा यार काश मैं 2 महीने पहले से पढ़ लेता तो मैं शायद टॉप कर लेता। ठीक है, टॉप कर लेता, दिमाग में ये फीलिंग आ रही थी। तो मैं नहीं चाहता बच्चे के दिमाग में लास्ट टाइम पर वो फीलिंग आए काश मैं ऐसा कर लेता। ठीक है, तो एक्चुअल में 2 महीने जो लास्ट के होते हैं ना, 2-3 महीने, इनको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करो। आप किसी भी लेवल पर हो, आप 0 लेवल पर हो तब भी इनको अच्छे से यूटिलाइज कर गए, पर एक सिस्टम, एक प्रॉपर। क्योंकि कई बच्चा तो क्या करता है, वो समझ ही नहीं पाता मुझे पढ़ना क्या। पढ़ रहा है 10 घंटे, पूरा टाइम दे रहा है, पर एक्चुअल में वो नहीं पढ़ रहा कि मैं सही पढ़ रहा हूँ, गलत पढ़ रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है। मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ऑफलाइन में आप देखो ना, हम लोग ऑफलाइन में जब पढ़ाते थे बहुत सारा बच्चा दिसंबर जनवरी के बाद गायब हो जाता था कि हिम्मत छोड़ देता था। ये तो फैक्ट है, ये तो सब जगह का फैक्ट है, इसमें कोई हिडन तो है नहीं कि हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तो वो फैक्ट इसलिए है क्योंकि वो पढ़ रहा था कुछ दिन तक,
टेस्ट देता था, छोटे टेस्ट होते थे, स्कोर आ जाता था, जब क्यूमुलेटिव आता था वो देता नहीं था। हाँ। अब लास्ट में आके सारे क्यूमुलेटिव हो रहे हैं, सारा रिवीजन चल रहा है। याद हो सारा- आपको, अभी एक बच्चे ने एक मैसेज किया था, मैं बड़ा उससे मतलब दुखी हुआ था, ठीक है, अपने सिस्टम पर डाला था, याद हो कि सर आप मतलब मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट आ गए थे, आपने ये बैच लॉन्च किया तब मुझे लगा कि अब एक उम्मीद है, अब मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं कभी भी कहता हूं बेटा, कभी नेगेटिव थॉट दिमाग में आने नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है। देखो, अगर वास्तव में भगवान ने आपको बनाया है तो लास्ट टाइम तक मैं अपना 100% दूंगा। और सही, मैं सही कह रहा हूं कि ये लास्ट के 2-3 महीने होते हैं ना, अगर वास्तव में तो आप ईमानदारी से आप अपना 100% देते हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके टारगेट को अचीव करने में, समझ रहे हो, मतलब पूरा हेल्प करती है। पर एक बार ध्यान रखना, 100% तो मैं दे रहा हूं, पर मैं किस डायरेक्शन में दे रहा हूं, ठीक है। मेरी डायरेक्शन क्या है, मैं मेहनत तो कर रहा हूं, फामड़ा चला रहा हूं, ठीक है, मुझे यहाँ खोदना है, छेद करना है इसके अंदर, पर कहां चला रहा हूं मुझे पता तो नहीं चाहिए। यहाँ वीकनेस है, यहाँ चलाऊंगा तो मेरा रिजल्ट निकलेगा, भाई कहीं लोहा लगा हुआ है वहां रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो अगर आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि मुझे क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है और कितने टाइम में क्या चीज कवर करनी है, अपना टेस्ट कैसे करना है, ठीक है, अपनी कमियों पर काम कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, तो एक्चुअल में मुझे समेटना कैसे है। तो मैं सच कह रहा हूं 2 महीने भी बहुत होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों, एक चीज सब मैं और ऐड करूंगा कि मतलब बच्चे क्या है, अभी भी बहुत सारा बच्चा ऐसा है, वो सोचता है कि थोड़ा देर मैं सोशल मीडिया कर लूँ फिर पढ़ लूँ, थोड़ी देर मैं ये कर लूँ पढ़ लूँ। तो मेरे ख्याल से अब वो टाइम चला गया है कि जहाँ पे आप 2 चीज़ मैनेज कर पाओगे, चाहे डायरेक्टली समझ लो चाहे इनडायरेक्टली समझ लो, 2 चीज़ें अब मैनेज करने का समय नहीं है। क्योंकि अब सिर्फ मैनेज नहीं हो रहा होगा, आपका लॉस हो रहा है। आप समझो कि मान लो मेरे पास एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, अगर हम उसे 2 स्ट्रॉ से पिएंगे ना तो तेजी से खाली होगा, तो आपका समय अब लिमिटेड है, आप ये काम कर ही नहीं सकते। तो ये मैनेज करना बंद करो, पूरी ताकत से लगना चाहिए, और जितना भी आप एफर्ट करोगे ना, वो कुछ दिन बाद आपको डबल होके मिलना चालू हो जाएगा। अब दिमाग और तेज चलने वाला है ना। और बैच वगैरह बेटा सबसे ज़्यादा देखो, बैच से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एफर्ट है ना। हम लोग सारी चीज़ें दे रहे हैं आपको, लेकिन आपका एफर्ट कितना निकल के आएगा उसके हिसाब से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। और उस दिन बैठ के हम 4 नंबर के लिए रिग्रेट नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखना। बिल्कुल ना सर। तो ठीक है, बच्चों से यही लास्ट टाइम क्या कहना चाहोगे, बच्चों से थोड़ा बताओ। मैं लास्ट टाइम कहूँगा यार, आपने थोड़े कम क्वेश्चन पूछे मेरे से, है ना। अगली बार आप मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन पूछना, ठीक है। ठीक है। लेकिन बात क्वेश्चंस की नहीं है बेटा, बात आपके लाइफ में एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा अगर आप सीरियसली नहीं पढ़ते, है ना। तो हम हमेशा बिलीव करते हैं आप मेहनत से पढ़ो, और आपके लिए जितना एफर्ट आप करोगे ना, बैकग्राउंड में हम उसका दुगना एफर्ट कर रहे होंगे। अगर मुझे 8 बजे क्लास लेनी तो मैं 4 बजे उठ रहा हूँगा, एमडी सर को 10 बजे क्लास लेनी तो वो रात में पीपीटी बना रहे हैं जबकि वो मेहनत कर रहे हैं। तो आपको लगेगा कि अगर हमें कोई 1 घंटे का लेक्चर आपको देना है तो उससे 4 घंटे की मेहनत हम करेंगे, पर वो तब है जब उससे आपको बेनिफिट हो, है ना। सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो बस अपना 100% देने की प्रॉमिस करो कि सर जितना टाइम है उस उतने टाइम के अंदर मैं अपना 100% दूंगा, ठीक है। और एकदम ब्लाइंडली फेथ करूंगा तो गारंटी मैं दे रहा हूं रिजल्ट जरूर आएगा। ठीक है बेटा, बाय। ओके बेटा, एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि अगर एमडी सर मुझे बायो पढ़ा रहे होते ना तो मेरा नीट हो गया होता। ठीक है बेटा, चलो बाय। ओके बाय बेटा, बाय।